A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 14th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Reforming WHO. रिफॉर्मिंग का मतलब होता है रेक्टिफाइंग करना, यानी कि अगर कोई भी मिस्टेक्स है तो उसको रेक्टिफाई करना, उसके अंदर सुधार करना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO को अपनी जो प्रोसीजर है, जो काम करने का तरीका है, उसके अंदर अगर कुछ खामियां हैं तो उसको क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, उसके अंदर सुधार करना चाहिए। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मोर नीड्स टू बी डन, मतलब और भी ज्यादा करने की जरूरत है। टू इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, मतलब और भी ज्यादा करने की जरूरत है जिससे कि बढ़ाया जा सके, इनहेंस किया जा सके। WHO एबिलिटी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो एक क्षमता है टू रिस्पॉन्ड टू द डिजीज आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है इरप्शन, मतलब जब किसी भी चीज का अचानक से, मतलब क्या होता है, मतलब डिजीज आउटब्रेक की अगर बात की जाए, अचानक से कोई बीमारी एकदम से बहुत ज्यादा एकदम फैल जाती है तो उसको डिजीज आउटब्रेक बोला जाता है। तो इन केस मतलब कोई भी डिजीज आउटब्रेक होता है, किसी भी तरह की कोई बीमारी एक अचानक से फैल जाती है, तो उस बीमारी को रिस्पोंड करने के लिए, उस बीमारी से निपटने के लिए WHO के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि WHO जल्दी से जल्दी उसको निपट सके और जितने भी कंट्रीज हैं उनको इस बात के लिए इंटीमेट कर सके, जिससे कि दूसरी जो कंट्रीज हैं वो उसके लिए क्या कर सके, प्रिकॉशन रख सके। तो कहीं ना कहीं WHO को अपनी एबिलिटी को बढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह का डिजीज आउटब्रेक होता है तो उसको क्या किया जा सके, उसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके। इन द थर्ड ईयर ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, अब ये तीसरा साल आ गया है पेंडेमिक को, जब कोरोना वायरस कोविड-19 स्टार्ट हुआ था उसको आई हुए अब 3 साल हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वंस अगेन ब्रॉट अप का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आना। द मच डिस्कस्ड, एक ऐसा इशू, एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर बहुत बहस हुई है, ऑफ रिफॉर्मिंग द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो दोबारा से इस मुद्दे को लेकर आए हैं जिसके तहत उन्होंने इस बात की डिमांड की है कि WHO के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत सारी खामियां हैं उसके प्रोसीजर के अंदर। तो उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए, उसके अंदर उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। while addressing the heads of countries at the second global COVID-19 summit, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो फिलहाल क्या करे थे, द सेकंड ग्लोबल, मतलब जो दूसरी जो एक वैश्विक कोविड-19 को लेकर एक समिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर वाइल एड्रेसिंग, वो एड्रेस कर रहे थे हेड्स ऑफ कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्रीज के जो सीनियर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको वो एड्रेस कर रहे थे, और उनको वो क्या कर रहे थे, उनको इस मुद्दे पर उनका ध्यान लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि WHO के अंदर अगर फिलहाल उसके प्रोसीजर के अंदर किसी की तरह की भी खामियां हैं तो उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए जिससे कि WHO का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो सके। That reforms are urgently needed to strengthen the global health body। और ये जो रिफॉर्म्स की बात की गई है, ये जो फिलहाल हम रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो सुधार की बात कर रहे हैं, ये जरूरी है टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए द ग्लोबल हेल्थ बॉडी। ग्लोबल हेल्थ बॉडी यहाँ पे WHO के लिए यूज किया गया है, जो हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको मजबूत करने के लिए सुधार काफी जरूरी है। एंड इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू नोवल, और इसकी जो एबिलिटी है, यानी WHO की जो एबिलिटी की बात की जाए, क्षमता की बात की जाए, टू रिस्पॉन्ड टू नोवल, नोवल का मतलब नया हो गया, न्यू हो गया, नॉन डिजीज आउटब्रेक इन, और किसी भी तरह की अगर कोई नया वायरस आता है, नई बीमारी आती है, या कोई भी ऐसी बीमारी जो ऑलरेडी जिसको जानते हैं,
आउटब्रेक होता है, अचानक से उसका फैलाव होता है, चाहे वो नई बीमारी हो, चाहे वो जानी पहचानी बीमारी हो, तो उसके अंदर डब्ल्यूएचओ का क्या होना चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर सके जल्दी से जल्दी, इन ऑर्डर टू लिमिट द हार्म, जिससे कि कम से कम क्या किया जा सके, जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सके, टू द ग्लोबल कम्युनिटी, वैश्विक जो समुदाय है उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। तो डब्ल्यूएचओ को जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इज बियॉन्ड डिबेट। ये जो मुद्दा है वो डिबेट से कहीं परे है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस बात पे, मुद्दे पे डिबेट नहीं, बल्कि डब्ल्यूएचओ के अंदर जो फिलहाल जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करना चाहिए, बल्कि उनके अंदर सुधार करना चाहिए, जिससे कि डब्ल्यूएचओ अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर सके, और आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरह का कोई डिजीज आउटब्रेक होता है तो हम नुकसान को क्या कर सके, बचा सके। द लॉन्ग एंड डिले, एक लंबा और देरी से, एंड डिले, रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंग, अनविलिंगनेस, अनिच्छा ऑफ चाइना। चाइना ने क्या दिखाई थी, अपनी अनिच्छा दिखाई थी, अनिच्छा दिखाई थी, मतलब कैसे, टू रेडिली, रेडिली का मतलब एक तरीके से हो गया, रीडली का मतलब हो गया एक तरीके से, देखो ये रीडली हो गया, इसका मतलब हो गया जल्दी करते हुए, एंड क्विकली शेयर वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नोवेल कोरोना वायरस। और जिस टाइम चाइना के अंदर आउटब्रेक हुआ था कोविड को लेकर, तो उस टाइम चाइना ने अपनी अनविलिंगनेस दिखाई थी और जल्दबाजी नहीं दिखाई थी, मतलब कहीं ना कहीं अपने पास, अपने दायरे के अंदर उस इंफॉर्मेशन को छुपाए रखा, बल्कि डब्ल्यूएचओ के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की कोविड को लेकर, इंक्लूडिंग द वायरल आउटब्रेक इन वुहान। और जिस टाइम वुहान के अंदर वायरल आउटब्रेक हुआ था, तो उस टाइम कहीं ना कहीं जो चाइना है उसने ये पर्टिकुलर आउटब्रेक के बारे में, इस बीमारी के बारे में डब्ल्यूएचओ को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि इसको छुपाए रखा। एंड इट्स स्ट्रबननेस रिफ्यूजल, स्ट्रबननेस का मतलब होता है ढीठपन, जिसको आप बोल सकते हैं ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दीपन। और कहीं ना कहीं चाइना ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया था, साफ सिरे से उसको रिफ्यूज कर दिया था, टू अलाउ दी ग्लोबल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि डब्ल्यूएचओ को साफ साफ मना कर दिया था कि वो उसके देश में आकर किसी भी तरह की कोई छानबीन नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं चाइना का ये एक स्टबर्ननेस दिखाता है, जिद्दीपन दिखाता है चाइना ने। जब जिस टाइम कोविड का आउटब्रेक हुआ था, तो चाइना ने साफ साफ इस चीज को मना कर दिया था, फ्रीली एंड फेयरली। और ना ही मतलब उसको डब्ल्यूएचओ को फेयर तरीके से, और ना ही उसको पूरे इसको इस बात की आजादी थी कि वो मतलब वहां जाकर, चाइना के अंदर जाके इसको इन्वेस्टिगेट कर सके, इस डिजीज आउटब्रेक को। द ओरिजिन ऑफ द वायरस, और ये जो वायरस का जो पैदा हुआ, हैव हाईलाइटेड, इसने हाईलाइट किया क्या, द नीड टू स्ट्रेंथन डब्ल्यूएचओ। और जिस तरीके से कोविड का ये जो ओरिजिन हुआ है, कोविड मतलब निकल कर आया, इसका जो पैदा हुआ ये, तो इसने क्या किया है, इसने इस बात पर हाईलाइट किया, रोशनी डाली है कि डब्ल्यूएचओ को मजबूत करने की जरूरत है। बट एनी अटेम्प्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर डब्ल्यूएचओ must first begin with the increased mandatory funding by the member state। और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, अगर हमें डब्ल्यूएचओ को मजबूत करना है, तो सबसे पहले मस्ट फर्स्ट बिगिन, सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए कि विद इंक्रीज्ड, बढ़ा हुआ, मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, मतलब जिसको आप बोल सकते हो कंपल्सरी फंडिंग बाय द मेंबर स्टेट्स। और जितने भी डब्ल्यूएचओ के मेंबर स्टेट्स है, जो कंट्रीज है, उन सभी को क्या करना होगा, प्रॉपर फंडिंग करनी होगी, जिससे कि डब्ल्यूएचओ को क्या किया जा सके, मजबूती दी जा सके। तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर स्टेट्स की, कि वो टाइमली अपना कंट्रीब्यूशन फंडिंग करते रहे, जिससे कि डब्ल्यूएचओ को मजबूत किया जा सके। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, मोर आपका प्लूरल हो गया, नीड्स टू बी, नीड्स आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, टू बी इन्फिनिटिव हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर जस्ट कभी भी आपको डेजिग्नेशन के साथ अगर उस इंसान का नाम दे दिया जाता है, तो वो अपने साथ आर्टिकल द लेकर नहीं चलता है। रिफॉर्म्स आपका प्लूरल है, तो इसलिए आपने आर यूज कर लिया। नीडेड आपने V3 यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। टू स्ट्रेंथन आपने यूज कर लिया इन्फिनिटिव केस।
रिफ्यूजल आपका नाउन है, स्टबर्न आपका एडजेक्टिव है, इट्स आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। WHO आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद आपने बिगिन यूज कर लिया जो कि V1 है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड स्लाइड। फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक अगर देखा जाए, द मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो जितने भी स्टेट मेंबर्स हैं, मतलब जो अगर बात की जाए, जो WHO के जो मेंबर्स हैं, कंट्री मेंबर्स हैं, बहुत सालों तक मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाना चाहिए था, हैज अकाउंटेड रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेड का मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस देन अ फोर्थ ऑफ द टोटल बजट, यानी कि जो टोटल बजट WHO का होना चाहिए था उसका 1/4 ही मिला है उसको। यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टेट मेंबर्स की अगर बात की जाए WHO की, तो उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। अगर वो चाहते हैं कि WHO अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से करे, तो कहीं ना कहीं जितने भी स्टेट मेंबर्स हैं, WHO के मेंबर्स हैं, उनको क्या करना होगा, उनको प्रॉपर फंडिंग करनी होगी। बहुत सालों से ये देखा गया है कि जो बजट, जो फंडिंग होनी चाहिए थी, वो 1/4 तक हुई है सिर्फ 10, और इस वजह से रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी इन WHO रिस्पॉन्सेस। और प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब हो गया एंटिसिपेशन करना, यानी किसी बात का अंदाजा लगाना। ऑब्वियस सी बात है, जब उसके पास प्रॉपर फंडिंग ही नहीं होगी WHO के पास, तो उसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, अनुमान लगाने की जो क्षमता है, उसके अंदर भी काफी हद तक काफी कमी आई है, और यही वह वजह है। तो इस वजह से जितने भी WHO के स्टेट मेंबर्स हैं, तो उनको प्रॉपर फंडिंग करनी चाहिए, टाइमली करनी चाहिए। द बल्क ऑफ फंडिंग इज थ्रू वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। बल्क मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, फंडिंग इज थ्रू वॉलेंट्रीली कंट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री का मतलब हो गया विलिंगली, और ये क्या होना चाहिए, ये विलिंगली होना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि WHO अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करे, और एट द सेम टाइम आप WHO के स्टेट मेंबर भी है, उसके मेंबर्स भी है, तो इन दैट केस मतलब क्या होना चाहिए, प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। इंपॉर्टेंटली, महत्वपूर्ण तरीके से, इट इज टाइम टू प्रोवाइड द एजेंसी विद मोर पावर्स टू डिमांड दैट मेंबर स्टेट comply with the norms and alert WHO in case of disease outbreak that could cause global harm. अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इट इज टाइम टू प्रोवाइड, ये सही टाइम है टू प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब किस चीज को देना, टू गिव द एजेंसी, कि जो एजेंसी है यानी WHO को ये सही समय है कि WHO को ये पावर्स मिलनी चाहिए, ये राइट्स मिलने चाहिए टू डिमांड, कि WHO के पास ये राइट्स होने चाहिए कि WHO डिमांड कर सकता है किसी भी मेंबर स्टेट से, क्या, कंप्लाई विद का मतलब पालन करना, द नॉर्म्स, जो भी रूल एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं। तो WHO किसी भी मेंबर स्टेट से इसको उसको उससे मतलब क्या कह सकता है, उसे कंप्लाई विद द नॉर्म्स, वो मतलब मेंबर स्टेट को इस बात के लिए बोल सकता है कि उनको उस नियम कायदों का पालन करना होगा, टू अलर्ट WHO इन केस ऑफ डिजीज आउटब्रेक। और अगर उन मेंबर स्टेट्स के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी का आउटब्रेक होता है, अचानक से कोई बीमारी पैदा होती है, तो ये उनकी ड्यूटी भी बनती है, उनको उनको क्या करना चाहिए, WHO को अलर्ट करना चाहिए, जिससे कि दैट कुड कोज ग्लोबल हार्म। कोई भी ऐसा आउटब्रेक, कोई भी ऐसा डिजीज आउटब्रेक जो कि वैश्विक नुकसान पहुंचा सकते हैं, पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसमें जो मेंबर स्टेट है उसको WHO को इन्फॉर्म करना होगा, उनको अलर्ट करना होगा। अंडर द लीगली, कानूनी तौर पर, बाइंडिंग का मतलब अधेरिंग, बाध्य करना, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, और कहीं ना कहीं मतलब क्या करना होगा, हेल्थ रेगुलेशन, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, और इस चीज को क्या करना पड़ेगा, कानूनी तौर पर बाध्य करना होगा, जिससे कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय हेल्थ स्वास्थ्य रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे निर्देश हो गया एक तरीके से। तो ये इसके तहत इनको क्या करना पड़ेगा, इसको मैंडेटरी करना होगा। मेंबर स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड, और जो मेंबर स्टेट है उनके उनसे इस बात की उम्मीद की जाती है, टू हैव इन प्लेस सम कोर capacities to identify, report, respond to the public health emergencies। और इन केस मतलब किसी भी तरह की कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो उस मेंबर स्टेट से इस बात की उम्मीद की जाती है कि उनके पास इतनी कोर कैपेसिटीज होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि उस आउटब्रेक को आइडेंटिफाई कर सके, रिपोर्ट बना सके, और वो रिस्पॉन्ड कर सके, जिससे कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अगर पैदा होती है, तो WHO उसको क्या कर सके, मेंबर स्टेट्स को ऑलरेडी इंटीमेट कर सके, जिससे कि उस आउटब्रेक को कम किया जा सके, उस बीमारी के स्प्रेड को रोका जा सके। आयरनिकली,
विडंबना ये है कि मेंबर स्टेट डू नॉट फेस पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। नॉन कॉम्प्लायंस का मतलब हो गया एक तरीके से डिसऑबे करना। मतलब अगर कोई भी मेंबर स्टेट किसी भी तरह का अगर नॉर्म्स का पालन नहीं करता है तो WHO के हिसाब से वहां पर कोई पेनल्टी नहीं है, कोई फाइन नहीं है, और ये जो कि अपने आप में गलत चीज है। दिस हैज टू चेंज, और ये जो सिस्टम उसको चेंज करने की जरूरत है फॉर एनी मीनिंगफुल प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर डिजीज आउटब्रेक। और आने वाले टाइम के अंदर किसी भी तरह का कोई डिजीज आउटब्रेक होता है तो उस से बचने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए ये क्या जरूरी है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट मेंबर नॉन कॉम्प्लायंस मतलब करता है, इन केस मतलब जो सेट रूल एंड रेगुलेशंस किए गए, नॉर्म सेट किए गए WHO से, अगर उसको कॉम्प्लाई नहीं करता है तो उन पे पेनल्टी लगनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उनको पेनल्टी उनके ऊपर लगनी चाहिए जिससे कि मतलब आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर आउटब्रेक को रोका जा सके। While Mr. Modi has been right, और मिस्टर जो हमारे मोदी हैं वो इस बात में ठीक है बिल्कुल कहते हुए, इन कॉलिंग फॉर डिमांड करना रिफॉर्म इन WHO, और कहना कि WHO के अंदर फिलहाल जो खामियां, उन खामियों को देखते हुए WHO के अंदर अभी रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। The demand for a review of health agency process on vaccine approval is far removed from reality, और कहीं ना कि अगर देखा जाए डिमांड करना, मांग करना फॉर अ रिव्यू, समीक्षा ऑफ हेल्थ एजेंसी, WHO की मतलब जो इस बात की डिमांड करना, WHO जो समीक्षा करती है किस बात को लेकर कि मतलब जो वैक्सीन का अप्रूवल देना है, किस वैक्सीन का अप्रूवल देना है, उसकी जो प्रोसेस है उसकी समीक्षा करना इज फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी, और कहीं ना कहीं उसका रियलिटी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। कि इन केस अगर देखा जाए तो WHO की जो वैक्सीन की जो प्रोसेस है जिसके तहत वो अप्रूवल देती है तो वो काफी डिले करती है, काफी उसके अंदर लेट है वो। कोवैक्सीन इज नॉट द फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम इंडिया टू बी अप्रूव्ड बाय WHO। कोवैक्सीन पहली ऐसी वैक्सीन नहीं है फ्रॉम इंडिया की जिसको अप्रूवल मिला है WHO की तरफ से। एंड द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दिस वैक्सीन हैज इन दी पास सक्सेसफुली ट्रांसवर्स्ड का मतलब हो गया क्रॉस करना, पार करना, और बाइंडिंग पहले हमने यूज किया था जिसका मतलब होता है अधेरी, मतलब बाध्य करना। और कोवैक्सीन एक पहली ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसको WHO ने क्या दिया, अप्रूवल दिया है, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स जो निर्माता वगैरह है इस वैक्सीन के, दिस वैक्सीन हैज इन द पास सक्सेसफुली ट्रांसवेस्ट, और इस वैक्सीन ने मतलब सक्सेसफुली तरीके से पार कर लिया था द अप्रूवल प्रोसेसेस जो WHO ने डिसाइड किया था वैक्सीन के अप्रूवल को, विदाउट एनी ग्लिच का मतलब हो गया एक तरीके से प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के उसने जो उनका एक अप्रूवल प्रोसेस था उस अप्रूवल प्रोसेस को, WHO के अप्रूवल प्रोसेस को इस कोवैक्सीन ने क्या किया था, आसानी से उसने उसको पार कर लिया था। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. देखिए सबसे पहले द मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आज आपने यूज कर लिया हैज अकाउंटेड, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टू प्रोवाइड आपका टू प्लस V1 हो गया जो कि इन्फिनिटिव केस है। दैट कुड कोज, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, कोज आपका V1 हो गया। दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज टू आपका प्रेजेंट कंपल्शन दिखा रहा है। टू चेंज आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद कॉलिंग फॉर आपने यूज कर लिया। कॉलिंग आपका जीरेंड है, वैसे कॉलिंग फॉर आपका डिमांड करना होता है। टू बी अप्रूव, टू बी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। Now let us move on to last slide. The demand for a review of the vaccine approval, मतलब जब किसी भी वैक्सीन का अप्रूवल की दिया जाता है तो उसकी जो डिमांड है, मतलब डिमांड करना, मांग करना कि उसकी समीक्षा करना। प्रोसेस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, ये जो प्रोसेस है WHO की ये किस बात पर ये बेस्ड है, अजम्पशन के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर बेस्ड है। दैट द इमरजेंसी यूज लिस्टिंग ऑफ कोवैक्सीन वाज इंटेंशनली डिलेड बाय द हेल्थ एजेंसी, और इस बात का दावा किया गया कि जो हेल्थ एजेंसी है WHO ने जानबूझकर जो इमरजेंसी यूज के लिए इमरजेंसी यूज के लिए कोवैक्सीन को जब प्रेजेंट किया गया था तो जानबूझकर WHO ने क्या किया था, उसको अप्रूवल नहीं दिया था बल्कि उसको डिले किया था, विच हैज नो बेसिस। और उसके डिले के पीछे मतलब उनका डिले के पीछे कोई बेस भी नहीं था, यानी WHO के पास कोई बेस नहीं था कि WHO ने जब कोवैक्सीन को प्रेजेंट किया गया था इमरजेंसी यूज के लिए तो WHO ने उसको अप्रूवल नहीं दिया था, डिले किया था, और डिले करने के पीछे कोई आधार भी नहीं था। दैट द टेक्निकल
advisory group had regularly asked for additional data from the company only underscores the incompleteness of data presented by the company. और कहीं ना कहीं इस बात पर जो बाद में इस बात का पता चला कि जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, जो सलाहकार थे, तकनीकी सलाहकार ग्रुप थे, उन्होंने लगातार इस बात की डिमांड की थी कंपनी से कि कंपनी क्या करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, अंडरस्कोर का मतलब हो गया स्ट्रेस करना, इंटेंशनली मतलब डेलिबरेटली, जानबूझकर, और उन्होंने मतलब इस बात पर जोर दिया था कि कंपनी का जो इनकम्प्लीटनेस ऑफ डाटा है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से जो डाटा दिया गया है वो डाटा इनकम्प्लीट है, और इस वजह से उन्होंने उसको क्या किया था, डिले किया था। एज ए सीनियर WHO ऑफिसर सेड, और WHO के जो सीनियर ऑफिसर वो कहते हैं, द टाइमलाइन फॉर ग्रांटिंग EUL for a vaccine depends 99% on manufacturers। और WHO के जो ऑफिशियल है वो कहते हैं कि EUL का मतलब इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, और किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी के लिए यूज करना, ये टाइमलाइन की अगर बात की जाएगी, टाइमलाइन का मतलब समय सीमा की बात की जाए कि उसको ग्रांट, उसको अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली 99% मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? द स्पीड एंड द इनकम्प्लीटनेस ऑफ डाटा, और किस स्पीड से वो मैंने क्या अपने डाटा को कंप्लीट करते हैं, किस स्पीड से वो पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और किस स्पीड से वो डाटा को प्रोवाइड करते हैं। जितना जल्दी वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे और जितना जल्दी वो डाटा प्रोवाइड कराएंगे तो उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। टू बिलीव, ऐसा विश्वास करना दैट द एजेंसी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर बाय मीडिया रिपोर्ट्स देन द डाटा सबमिटेड बाय द कंपनी इज नेव का मतलब एक तरीके से इनोसेंट, मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है कि कंपनी थी, WHO की अगर बात की जाए तो जो मीडिया रिपोर्ट्स थी वो उससे ज्यादा प्रभावित थी, ना कि जो डाटा कंपनी ने क्या किया था, जो डाटा कंपनी ने दिया था WHO को, उस डाटा की बजाय जो WHO वो ज्यादा, जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उससे ज्यादा प्रभावित दिखाई पड़ती थी। टू बिलीव इज नेम, टू बिलीव मतलब ऐसा विश्वास करना, एक मतलब बहुत ही अनाड़ीपन सा लगता है या बहुत ज्यादा एक भोलापन सा लगता है, जिसके तहत मतलब ये बात पता लगती है कि एजेंसी ने, WHO ने मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखा, ना कि जो एक्चुअल जो डाटा प्रेजेंट किया गया था कंपनी की तरफ से उसको कंसिडर नहीं किया। The media were only critical of Indian regulator approving the vaccine even in the absence of efficacy data। और जो मीडिया थी मतलब were only critical मतलब आलोचक of Indian regulator, और मतलब जो मीडिया उसने जो इंडियन रेगुलेटर है, जो इंडियन ड्रग्स कंट्रोलर है, उसको क्या किया था, उसको क्रिटिसाइज किया था, अप्रूविंग द वैक्सीन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एफिकेसी डाटा। और मीडिया के हिसाब से मतलब उसने इंडियन रेगुलेटर को क्या किया था, एक तरीके से क्रिटिसाइज किया था। और मीडिया का ऐसा मानना था कि मतलब जो वैक्सीन थी उसको बिना किसी एफिकेसी डाटा के उसको क्या कर दिया गया था, उसको अप्रूव कर दिया गया था। मीडिया ने ऐसी कुछ बातें मतलब उछाली थी। Also, the rolling submission began in July 2021, और जो रोलिंग सबमिशन था वो जुलाई 2021 के अंदर स्टार्ट हो गया था। आफ्टर द कंपनी हैड कंप्लीटेड द फाइनल एनालिसिस ऑफ फेज 3 डाटा, और जब कंपनी ने अपने फेज 3 का जो एनालिसिस करना था, समीक्षा करनी थी, और वो पूरा हो जाने के बाद कंपनी ने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया था। एनी रिफॉर्म, किसी भी तरह का कोई सुधार WHO के अंदर होता है, शुड नॉट डाइल्यूट का मतलब किसी चीज को पतला करना, स्लेंडर करना। द वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस ऑलरेडी इन प्लेस, मतलब जो वैक्सीन को लेकर मतलब किसी भी तरह का अप्रूवल की अगर बात की जाए, जो एक प्रॉपर तरीके से एक जो प्रोसीजर होता है वैक्सीन का अप्रूवल देने का, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉपर डाटा है तो भी उसको अप्रूवल मिलना चाहिए, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो यानी कि किसी भी तरह का कोई अगर सुधार होता है WHO के अंदर, तो उस सुधार का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वैक्सीन अप्रूवल का जो प्रोसेस है उसको क्या कर दो, उसको डिले, उसको पतला कर दो, पतला से इन द सेंस यहाँ पर उसको कमजोर कर दो। तो जो वैक्सीन अप्रूवल का जो प्रोसेस है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। इट वाज वंडरफुल आर्टिकल। चलो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो प्रोसेस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आपने इस बेस यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट परफेक्ट हो गया। इसके बाद अगर टू बिलीव आपने यूज किया इन्फिनिटिव केस, और इस ने यहाँ पे इसके लिए यूज किया गया
टू बिलीव के लिए, जो कि आपका इन्फिनिटिव हमेशा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए आपने इज नेव यूज कर लिया। नेव आपका इनोसेंट होता है। इसके बाद देखो, आफ्टर से पहले आप V2 यूज करते हैं और आफ्टर के बाद आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एनी रिफॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट है। और शुड नॉट डाइल्यूट, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, डाइल्यूट का मतलब वीकनिंग करना, कमजोर करना या सिलेंडर करना, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.